हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने नेट जो CSIR नेट होता है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम बायोकेमिस्ट्री यूनिट के सिलेबस के बारे में पढ़ते हैं। इस बायोकेमिस्ट्री यूनिट के अंदर 10 लेसन हैं। 10 लेसन में से पहला लेसन आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेकेंड आता है स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड लेसन जिसके अंदर स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर बॉन्ड्स आएंगे, कोवलेंट बॉन्ड्स भी आएंगे और वीक बॉन्ड्स भी आएंगे। नेक्स्ट थर्ड आता है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स, मिनरल, वाटर, इनको पढ़ेंगे। इसके बाद में बायोफिजिकल केमिस्ट्री वाले लेसन के अंदर हम पीएच और बफर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन आएगा। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो 6th लेसन आता है एंजाइम्स, इसके अंदर एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट 7th आएगा न्यूक्लिक एसिड कन्फर्मेशंस। न्यूक्लिक एसिड कन्फर्मेशंस के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स में DNA और RNA की फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप के RNA होते हैं, मेजर और माइनर RNA, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो मेजर RNA के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम जो DNA की फॉर्म्स होती हैं A, B और Z DNA, उनके बारे में इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद में प्रोटीन कन्फर्मेशन वाला लेसन आएगा। इसके अंदर प्रोटीन की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर्स, उसके बाद में मोटिव, डोमेन, रामचंद्रन प्लॉट, इनको इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स की स्टेबिलिटी के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। और लास्ट लेसन आएगा बायोकेमिस्ट्री यूनिट में मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और जो मिनरल्स होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म है या न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म है, वो इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से बायोकेमिस्ट्री जो यूनिट है उसके अंदर 10 चैप्टर्स हैं। 10 में से सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला लेसन पढ़ते हैं। इसके अंदर एटम के बारे में पढ़ेंगे। तो एटम क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। यह एटम बनाया मैंने, एक एटम है। इस एटम के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है और चारों ओर बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एटम के अंदर देखना, एटम में सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है और चारों ओर ऑर्बिटल्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में मिलेंगे, जबकि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। सबसे पहले एटम की डेफिनेशन की बात की जाए तो इसकी 2 अलग अलग डेफिनेशंस हैं। एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर that can't be further divided into smaller particles. Atom is a smallest unit of matter. मैटर की एक सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है एटम, जिसको और छोटे पार्टिकल में नहीं तोड़ा जा सकता है, उसको कहेंगे एटम। तो मैटर का मतलब होता है, यहाँ मैटर को हिंदी में कहते हैं द्रव्य। एक वर्ड होता है मैटर, जिसको हिंदी में कहेंगे द्रव्य। एक वर्ड होता है लिक्विड। लिक्विड को हिंदी में द्रव कहेंगे। लिक्विड तो सॉलिड लिक्विड, गैस वाला लिक्विड है। यहाँ मैटर का मतलब होता है ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसे कोई भी चीज़ जिसका कुछ न कुछ तो वेट होता है और उसको रहने के लिए कुछ न कुछ स्पेस चाहिए, उसको मैटर कहेंगे। जैसे मार्कर है, ये मार्कर एक मैटर का एग्जाम्पल है। इसका कुछ न कुछ तो वेट होता है और कुछ न कुछ स्पेस कह सकते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो मैटर की सबसे छोटी यूनिट जिसको और छोटे पार्टिकल में नहीं तोड़ा जा सकता है, जैसे मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर, उसको तो अपन तोड़ के एटम तक ला सकते हैं, लेकिन एटम को और छोटा पार्टिकल में नहीं कर सकते हैं। तो एटम मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इसके बाद एक और डेफिनेशन है, एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच हैज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स सर्कलिंग अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। ये कह रहा है कि एटम मैटर की सबसे छोटी इकाई होती है
जिसके अंदर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर घेरे हुए रहते हैं, उस स्ट्रक्चर को कहेंगे एटम। नेक्स्ट आता है एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट आएगा एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है, उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे वह उसकी एटॉमिक नंबर होगी। और एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट का मतलब होता है कि किसी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, उन दोनों का जो टोटल होता है वह उसका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 6 है तो एटॉमिक नंबर होता है 6। लेकिन एटॉमिक मास की वेट की या मास की बात की जाए तो इसके अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन भी ऐड हो जाएंगे, तो इसके अंदर 6 तो प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, तो टोटल हो जाएगा 12। तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 12। तो इसको एटॉमिक नंबर को और एटॉमिक मास को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कार्बन है, इस कार्बन के अंदर नीचे से एक साइड में, या कह सकते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एटॉमिक नंबर तो हो गया 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इक्वल होता है या टोटल होता है, तो ये इसके ऊपर आता है इसका एटॉमिक मास। इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं एटॉमिक मास को। तो ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में होता है। इसके बाद में हम आइसोटोप और आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है, उनको आइसोटोप्स कहेंगे। जैसे कि एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की नंबर तो बराबर होगी लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस आएगा, किट का जो टोटल होगा वो एटॉमिक वेट होता है, ये इसके अंदर डिफरेंट होगा। जैसे एग्जांपल लेके पढ़ते हैं, जैसे कार्बन, कार्बन का एटॉमिक में वेट होता है 6। 3 एग्जांपल ये हैं। एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर है 666, ये एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या तो सेम है लेकिन इनका एटॉमिक वेट चेंज हो गया 12, 13 और 14। देखो एक एक चीज एक एक नंबर बढ़ रहा है, तो देखो इसके अंदर एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा, ये एक चीज तो सेम रहेगी, लेकिन चेंज क्या हो गया, इसके अंदर एटॉमिक वेट चेंज होने का कारण ये हो रहा है कि इनके अंदर न्यूट्रॉन की नंबर बढ़ रही है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन नेट में आता है कि जो आइसोटॉप्स होते हैं वो आइसोटॉप्स किस में डिफरेंस मिलते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। जैसे 3 आइसोटॉप्स हैं तो इनमें क्या इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट है, इनमें प्रोटॉन्स का है या न्यूट्रॉन्स का है या दोनों का है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बहुत सारे कंफ्यूज होकर यही आंसर देते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिफरेंट है इनके अंदर, जबकि ऐसा नहीं है। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन की नंबर बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रोटॉन तो 6 ही है, न्यूट्रॉन भी 6 ही है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 6 है, जबकि इसके अंदर प्रोटॉन 6 ही है, न्यूट्रॉन इसमें 7 हो गए, इसके अंदर एक और ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार से इनके अंदर न्यूट्रॉन की नंबर बढ़ती हैं और प्रोटॉन की संख्या तो इक्वल ही रहती हैं। तो आइसोटॉप्स न्यूट्रॉन में डिफरेंस रखते हैं। एक और एग्जाम्पल है H, हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं। पहला आइसोटॉप आता है H1 वाला और ये भी H1 है, ये इसका एटॉमिक नंबर है 1, और लेकिन इनमें न्यूट्रॉन के डिफरेंस की वजह से इनका एटॉमिक वेट जो है वो बढ़ता जा रहा है H1, H2 और H3 यहाँ है। इसका एक स्पेसिफिक नाम है, इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको प्रोटियम कहते हैं। सेकंड आता है ड्यूटेरियम और लास्ट आता है ट्राइटियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट आइसोटॉप्स है तीनों, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। देखना इन दोनों के बारे में बता रहा हूँ, कार्बन 14 वाला और ट्राइटियम, ये दोनों जो आइसोटॉप्स होते हैं इनके अंदर रेडियो एक्टिविटी का नेचर मिलता है। सारे के सारे आइसोटॉप नहीं होते रेडियो एक्टिव, लेकिन ये 2 एग्जाम्पल्स है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के। इनकी वजह से इन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का यूज होता है, यूज्ड एज ए ट्रेजर,
in research and medicine. रेडियो एक्टिविटी की वजह से इन दोनों आइसोटोप को ट्रेसर के रूप में मेडिसिन और रिसर्च में यूज़ करते हैं। ट्रेसर का मतलब ये हो गया कि कोई भी कार्बन का कंपाउंड, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर किसी कार्बन की जगह पर इस प्रकार का रेडियो एक्टिव आइसोटोप जोड़ दिया जाता है, तो उस कार्बोहाइड्रेट की लोकेशन को पता करने के लिए कि वह कार्बोहाइड्रेट या वह कार्बन एटम या वह मॉलिक्यूल अपनी बॉडी में कहाँ जा रहा है, तो रेडियो एक्टिविटी की वजह से इसको अपन ट्रेस कर लेते हैं और इसके आधार पर हम उस कंपाउंड की लोकेशन का भी पता कर सकते हैं कि उसका टारगेट कहाँ होता है। तो इन दोनों को अपन ट्रेसर के रूप में यूज़ करते हैं रिसर्च और मेडिसिन के अंदर। पर्टिकुलर एक मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं कि मेडिसिन के अंदर इस प्रकार के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं जो अपनी बॉडी के एक स्पेसिफिक ऑर्गन पर जाकर इफेक्ट करेंगे, तो उसको भी अपन ट्रेस कर सकते हैं कि यह आइसोटोप कहाँ जा रहा है, किस ऑर्गन पर जा रहा है। तो ये दोनों इनके उपयोग हैं। एक बात और है कि ये दोनों जो आइसोटोप्स हैं, जो कार्बन 14 है और H3 वाला है ट्राइटियम, ये दोनों का ओरिजिन या कह सकते हैं प्रोडक्शन किस तरह से होता है, कॉस्मिक रेज होती हैं। कॉस्मिक रेज की वजह से एटमॉस्फेयर में इस प्रकार के दोनों आइसोटोप्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा एटम बम जिसके टेस्ट होते हैं, एटम बम टेस्ट की वजह से भी ये दोनों आइसोटोप प्रोड्यूस होते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये इनके बारे में था, आइसोटोप के बारे में। अब नेक्स्ट आता है आइसोबार्स के बारे में। इसका जस्ट अपोजिट होता है कि ऐसे कोई एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट मिलेगा लेकिन एटॉमिक वेट सेम होगा। तो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन ले लिया, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन का नंबर तो हो गया इसके अंदर 6 और इसके अंदर प्रोटॉन की नंबर होगी 7। तो यहाँ यही तो बात आई, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन के नंबर डिफरेंट है, देखो 6 और 7, और जबकि इनका एटॉमिक वेट सेम है। इनका एटॉमिक वेट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो इक्वल है वो इनके अंदर सेम है। तो यहाँ देखना इसके अंदर प्रोटॉन 6 होंगे, तो यहाँ पर इसके न्यूट्रॉन की नंबर होगी 8 और यहाँ इसका प्रोटॉन के नंबर 7 है, तो यहाँ न्यूट्रॉन के नंबर 7 है। तो यहाँ इसके बीच में न्यूट्रॉन कम हो गया, एक न्यूट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन बराबर है लेकिन न्यूट्रॉन कम हो गया। जस्ट इसमें उल्टा है, इसमें न्यूट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं जबकि इसके अंदर न्यूट्रॉन कम हो गया। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं आइसोबार्स के। आइसोबार और आइसोबार एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं। उसके बाद में आइसोटोप और आइसोबार के बाद में हम वैलेंसी, मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वैलेंसी। वैलेंसी क्या चीज़ होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मस्ट बी रिक्वायर्ड और लॉस और शेयर्ड बाय एन एटम टू रीच स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एट ऑक्टेट इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब हो गया किसी भी एटम को अपने ऑक्टेट या कह सकते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए वह जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने देता है, उन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को वैलेंसी कहा जाता है। वैलेंसी की बात की जाए तो कुछ एग्जाम्पल में, जैसे कार्बन की बात की जाए, कार्बन की वैलेंसी की बात की जाए तो कार्बन 6 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसके अंदर 1s2, 2s2 और 2p2, जबकि लास्ट ऑक्टेट, इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर इसके अंदर अभी 4 इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि 2p6 चाहिए इसको, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। तभी तो कहते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये 4 इसकी वैलेंसी होती है। इसी प्रकार हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, 1 आता है, तो इसके अंदर 1s1 होता है, जबकि 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, अर्थात हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। तो हर एटम की अलग अलग वैलेंसी होती है। अपने आउटर मोस्ट सेल कह सकते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, 6 और 2 को रखना है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वह या तो वह इलेक्ट्रॉन दे देगा या ले लेगा या शेयर कर लेगा।
तो वह उसकी वैलेंसी होगी, जितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, लेगा या शेयर करेगा वह उसकी वैलेंसी कहलाएगी। इसके बाद में मॉलिक्यूल की बात की जाए तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जब एटम आपस में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के द्वारा जुड़ जाएं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस के द्वारा अगर एटम्स को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बन जाता है। यहाँ मैंने एग्जांपल लिए कि ये 3 एटम है और तीनों एटम के बीच में दी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बन जाएंगे, मतलब कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में आता है, इसका नेक्स्ट लेवल आता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, जब मॉलिक्यूल, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बीच में अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल के बीच में जब वीक इंटरेक्शंस आ जाए, वीक बॉन्ड्स बनेंगे, तो वीक बॉन्ड जब बन जाते हैं तो उस पूरे स्ट्रक्चर को कहेंगे कंपाउंड। वीक बॉन्ड के अंदर आयनिक बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, वान डेर वाल्स फोर्स हो सकता है और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हो सकती हैं, ये कंपाउंड्स के अंदर मिलते हैं। एग्जांपल्स की बात की जाए तो मॉलिक्यूल का एग्जांपल जैसे O2, N2, O3, H2O, CO2, ये सारे मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ H2 भी इसी का एग्जांपल है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स से हम कंपाउंड बनाते हैं, तो कंपाउंड्स का एग्जांपल जैसे HCl, NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, इस प्रकार के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। ये हैं मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स। के बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी बायोकेमिस्ट्री यूनिट के एक अन्य लेसन के बारे में पढ़ेंगे।